नया बजट, नई तजावीज़, तालीम, सेहत, अवाम नजरअंदाज, IMF की कड़ी शराइ, सरमायादारी निज़ाम, मुल्क की इकनॉमी तबाह, जिम्मेदार कौन? कश्मीर न्यूज चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान, आपकी पहचान पाकिस्तान में आज हम चीचा वतनी से ताल्लुक रखने वाले सीनियर टैक्स एडवाइजर और सियासतदान से मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम बाहर की सियासत हो या पाकिस्तान की सियासत, यानी पहचानी शख्सियत जनाब यासिर अल्ताफ राना साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। आपका ताल्लुक नेशनल पार्टी से है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्की हालात और नेशनल पार्टी के दरमियान जो तसादात हैं उनको कैसे हल किया जाए, और टैक्स के हवाले से भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत से हैं? तबीयत कैसी है आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेहरबानी। सर, हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। मेरा नाम यासिर अल्ताफ राना एडवोकेट है। ठीक है जी। मैं नेशनल पार्टी का सर, ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मेरा ताल्लुक चीचा वतनी से है जी। और मेरे वालिद साहब भी एक कॉमरेड थे और वो भी नेशनल पार्टी का जो तसलसल था नैब, उसके वो रुकन थे और हमेशा उन्होंने अपनी सारी जिंदगी उन्होंने पाकिस्तान में लेफ्ट की सियासत में जद्दोजहद में गुजारी। सर, अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में कुछ आगाही फराहम फरमाएं। मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम या चीचा वतनी से हासिल की जी। उसके बाद मैंने अपना जो मेरा ग्रेजुएशन थी वो मैंने लाहौर से की जी। उसके बाद मैंने जो अपना LLB था वो मैंने साहिवाल मुल्तान लॉ कॉलेज से किया। कौन से सन में सर? ये तकरीबन 1995 में मैंने LLB किया था जी। और अब मैं अपनी छोटी मोटी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में मैं नेशनल पार्टी का एक अदना सा कारकुन भी हूँ। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम में कोई इतना फर्क नहीं है जी। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। जो तरक्की हुई है जिसमें कंप्यूटर आ गया है, इंटरनेट आ गया है, उसने थोड़ा सा उसको जदीद कर दिया है। लेकिन जो माजी का निज़ाम तालीम था वो किताबों में था और जो आज का निज़ाम तालीम है वो इंटरनेट पे और ये दूसरा कंप्यूटर पे है जी। लेकिन उसमें हमारे निसाब में कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें वही निसाब पढ़ाया जाता है जो लॉर्ड मकाले ने बनाया था जी। या वो कुछ चंद लोगों ने मिलके वो निसाब तैयार किया था, जिसमें हमें हकीकत नहीं बताई गई। अपने तौर पे एक निसाब तैयार करके लोगों को वो आगाही नहीं दी गई जो कि तारीख में हमारे साथ गुजरी, तारीख जो हमारे साथ हुआ या जो हमारी तारीख थी। जी। सर, तालीम से खानदान और कौमें तरक्की करती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? तालीम एक ऐसा जेवर है जिससे एक जिंदगी नहीं, एक खानदान बनता है। जी। तो तालीम बहुत जरूरी है। जी। अगर तालीम नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी तो कोई परेशानी हाल नहीं होगा। इसलिए एजुकेशन हर बंदे को लेनी चाहिए, अपनी फैमिली को, अपनी बच्चियों को, अपने बेटों को तालीम याफ्ता करके उनको तालीम के जेवर से आशना करना चाहिए। प्राइवेट तालीम का राज, तालीम फरोख्त हो रही है, आपकी नजर में नई नस्ल का क्या मुस्तकबिल है? नई नस्ल ऐसे है कि मैं क्योंकि एक सियासतदान भी हूं और मेरा तल्लक एक लेफ्ट की सियासी पार्टी से है। ठीक है, हमें वो कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए था। तारीख हमें बिल्कुल गलत और उल्ट पढ़ाई जा रही है। हमें तारीख वो नहीं बताई जा रही जो हमारी असल तारीख है। ठीक है, निज़ाम तालीम जो है वो हमें बिल्कुल कोई ऐसी आगाही नहीं दे रहा जिससे हमारी कौम तरक्की कर सके। सर, मुल्क में महंगी तालीम, गरीब का 2 करोड़ से ज्यादा बच्चा तालीम से महरूम, जिम्मेदार कौन? असल में जो
मुल्क के हालात हैं वो दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। तलीम तलीम का जो सूरत हाल है वो इंतहाई मदहोश है। हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो अवाम को तलीम याफ्ता करे, लोगों को अवेयर करे, लोगों को पता चले कि वो किस दुनिया में रहते हैं। हमारे यहाँ जो बंदा सिर्फ साइन कर लेता है उसको भी तलीम याफ्ता में या पढ़े लिखे लोगों में शामिल किया जाता है, लेकिन तलीम का वो म्यार जो दुनिया में है हम उससे अभी बहुत पीछे हैं। बजट के मौके पर अवाम, तालीम और सेहत को नजरअंदाज किया जाता है, क्यों? सर ऐसे है कि बजट में उन चीजों पे ज्यादा जोर दिया जाता है जिससे हुकूमत की वाहवाह हो या उनको उसमें से कमीशन मिलता हो। तालीम और सेहत सबसे जरूरी चीजें हैं जिसमें बजट को ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। बलूचिस्तान में जब हमारे सरबराह पार्टी के हमारे लीडर डॉक्टर मालिक बलोच साहब आए थे, उन्होंने तालीम के बजट को उठा के तकरीबन 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। उन्होंने तालीम आम कर दी थी और उन्होंने डॉक्टर साहब ने बलूचिस्तान के पसमानदा जिलों में हॉस्पिटल और स्कूल और यूनिवर्सिटियों के जाल बिछा दिए थे। लेकिन जब डॉक्टर साहब 2.5 साल हुकूमत में रहे बलूचिस्तान में, तो उसके बाद वहां उस पर काम ही नहीं हो सका। इसी तरह हमारा जो बजट आता है, जो नेशनल जो कौमी बजट आता है, उसमें तालीम और सेहत को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है, जो कि बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना। क्या आप समझते हैं कि फौरी इस्लाहात की जरूरत है? देखें, फौरी इस्लाहात जो है वो एक इमरजेंसी जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ नहीं हो सकती। हालांकि हम बेसिकली पूरी कौम इस वक्त एक इमरजेंसी में है। बिल्कुल, हमें फौरी इस्लाहात उस वक्त होंगी जब हमारे ऊपर हुक्मरान ऐसे होंगे जो निजाम को चेंज करना, निजाम को तब्दील करना चाहेंगे। लेकिन हुक्मरान वही कभी एक को हटा के दूसरे को ले आते हैं, दूसरे को हटा के पहले को ले आते हैं, पहले को हटा के तीसरे को लेते हैं। चंद लोग हैं जो हुकूमतों पे काबिज है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ कोई फौरी ऐसा इंतजाम होगा या फौरी कोई ऐसा काम होगा जिससे कुछ फर्क पड़ेगा। सेहत और तालीम के हवाले से तो बात कर ली सर। अब आपकी तरफ वापस आते हैं। 1995 में आपने LLB किया, फिर आप माहिर कानून हुए, उसके बाद आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस में भी नुमाया रहे, सियासत में भी नुमाया। क्या राज है ये? सर ऐसे है कि मैं बेसिकली एक मिडिल क्लास खानदान से तल्लुक रखता हूँ। मेरे वालिद साहब एक छोटे से दुकानदार थे, लेकिन वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पास तालीम, उनके पास मुताला इतना था कि वो, मेरा ख्याल है कि कोई PhD के पास भी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि वो हर वक्त पढ़ते थे और वो उनके पास ऐसी बुक्स थी जब लोगों को किताबों का पता ही नहीं था। तो हमें अपने वालिद साहब से ये चीज मिली कि पढ़ना चाहिए, पढ़ के अपने आप को अवेयर करना चाहिए, हमें कुछ पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। और मुझे मेरे वालिद साहब ने ही LLB की तरफ लगाया था। हालांकि मेरे वालिद साहब छोटे से दुकानदार थे, तो उनकी कोशिश से, उनकी कावज से मैं वकील बना और सियासत भी मुझे उनकी विरासत से मिली। सर, शोबे वकालत की तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? शोबा वकालत की तरफ ऐसे हुआ कि मेरे वालिद साहब क्योंकि एक सियासतदान थे, उनके बहुत सारे दोस्त वकील थे और काफी बड़े बड़े वकील थे, जैसे मुल्तान में, लाहौर में और बाकी शहरों में उनका वकीलों के साथ तल्लुक था। तो उनको भी शौक था कि मेरा बेटा भी पढ़ लिख के वकील बने और ये भी एक पढ़ा लिखा इंसान बने, इसलिए फिर उन्होंने मुझे ये शौक डाला और मैंने LLB किया। सर, अगर माजी की बात की जाए 1995 की, माजी में उस्ताद मौसम आपके कौन थे? यूनिवर्सिटियों में तो मुख्तलिफ उस्ताद थे। लॉ की प्रैक्टिस के वाले से, लॉ की प्रैक्टिस के वाले से असल में मेरे एक दोस्त भी थे और मेरे टीचर भी थे, अकरम इजलाल एडवोकेट साहब। उन्होंने मुझे, वो उनकी आज से 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। मैं समझता हूं कि वो चीचा वतनी जैसे छोटे से शहर में एक ऐसा सरमाया थे जिन्होंने बहुत से लोगों को एजुकेट किया और बहुत से दोस्तों को उन्होंने वकील बनाया और हमें
अवेयर किया कि दुनिया में क्या चल रहा है, वकालत कैसे की जाती है, वकालत में अच्छे तरीके से, ईमानदारी से इस शोबे को कैसे निभाया जाता है। सर, जैसे कि आपने अपने उस्ताद मौसम से प्रैक्टिस हासिल की और अपना नाम बुलंद किया, आला मुकाम तक जा पहुंचे, नए आने वाले वकला अपनी सीनियर की प्रैक्टिस से नाला नजर आते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं। शॉर्टकट क्यों चाहते हैं सर? असल में वजह यह है कि जो मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, उसमें लोग पैसा बनाना चाहते हैं जी। ठीक है, अगर पैसा बनाना है तो उसके लिए आपको वकालत में फौरी तौर पे आपको कोई ऐसा इसमें जरिया नहीं होता कि फौरी तौर पे आपको पैसा आना शुरू हो जाए, या ये कोई ऐसा कारोबार नहीं है कि जो आप प्रैक्टिस शुरू करें और आपके ऊपर पैसे गिरने शुरू हो जाएं। इसमें आपको पहले जाके इसमें एक बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती है, लोगों के साथ आपका तारुफ होता है, आप अदालतों में पेश होते हैं, आप वहां पे मुकदमा जीतते हैं, आप दलाइल पेश करते हैं और फिर जाके आप एक अच्छे वकील बनते हैं। जब आप अच्छे वकील बनते हैं तो आपके पास अच्छी क्लाइंटेज भी आती है। सर, कभी आपने बार की सियासत में हिस्सा लिया? जी, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ चीचा वतनी का। कौन से सन में? मैं तकरीबन 5 साल पहले तकरीबन रहा हूँ। सर, आपकी बार, चीचा वतनी बार कंप्यूटराइज नहीं है, क्यों? चीचा वतनी बार कंप्यूटर इसलिए नहीं है कि हमारे पास सिर्फ फंड नहीं है जी। बाकी चीचा वतनी बार में कभी कभार कोई ना कोई फंड आते रहते हैं, उसमें हमारी लाइब्रेरी कंप्यूटराइज है, जहां से हमें की आपकी बार 700 वकला पर मुश्तमिल है जी। चीचा वतनी की बार कंप्यूटराइज ना होने की वजह से क्या जाली वकला की भरमार पाई जाती है? मेरा ख्याल है कि छोटे शहर में ना जाली वकला की कोई इतनी भरमार नहीं होती, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते होते हैं। हमें पता होता है कि इसने कहाँ से ला किया, ये कहाँ पढ़ा है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसलिए चीचा वतनी में जाली वकला मेरा ख्याल है कि हमें तो आज तक कोई नजर नहीं आया जी। जैसा कि अभी आपने फरमाया कि आप नेशनल पार्टी का एक अदना से कारकुन है, क्या कभी आपको हुकूमती सतह पे कोई पेशकश हुई? नहीं, हुकूमती सतह पे मुझे, क्योंकि मालिक साहब के दौर में हमारी तरबियत ऐसी है जी कि हमें हुकूमती सतह पे पेशकश करने की वो जरूरत ही नहीं करते, क्योंकि हमारी तरबियत और हमारा जो रहन सहन है, जो हमारी आवाज है, उसको वो जब कोई देखता है तो वो हमें ये बिल्कुल पेशकश नहीं करता कि हमसे कोई मफाद ले लो या कोई तुम ऐसे हमारी पार्टी में आ जाओ या हुकूमत का कोई हिस्सा बन जाओ। इसलिए हमें ना तो कोई कहता है तो ना हम ये पसंद करते हैं। हमें एक दो दफा ये जो दूसरे अदारों की तरफ से हमें पेशकश हुई कि आप किसी कमेटी का हिस्सा बन जाए, लेकिन मैंने वो उसे सख्ती से मना कर दिया कि मैं ये नहीं कर सकता। हम एक मज़ामती लोग हैं, हमने मज़ामती सियासत करनी है, हमने अवाम की बेहतरी की सियासत करनी है, इसलिए हमें कोई ऑफर ही नहीं करता। शोबे वकालत एक तरफ, इनकम टैक्स का शोबा एक तरफ, सियासत एक तरफ, तीनों शोबों को अगर मिलाया जाए, कहा जाता है क्या झूठ ज्यादा है, हकायक कम बताए जाते हैं, ऐसा कोई चक्कर है? असल में हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार होता है कि उसने सियासत या वकालत या उसने वकालत का कोई भी शोबा कैसे उसको अपनाना है जी। ठीक है, बहुत बहुत अच्छे भी वकील हैं जो अच्छे तरीके से चलते हैं, झूठ नहीं बोलते, वो अपने क्लाइंट के साथ बड़ी अच्छे तरीके से चलते हैं, उनसे बड़ी मुनासिब फीस लेते हैं और जो फीस लेते हैं उसका काम भी करते हैं। इसी तरह सियासत में भी अगर आप मफाद खत्म कर देंगे, आपका जाती मफाद उससे अलग हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है उससे अच्छी कोई सियासत नहीं हो सकती। सर, आपने तालीम हासिल की चीचा वतनी से, कारकुन है नेशनल पार्टी से, नेशनल पार्टी है बलूचिस्तान की, मालिक साहब हिस्सा रह चुके हैं कैबिनेट का, वज़ीर आला भी रह चुके हैं। ढांचा क्या है नेशनल पार्टी का? नेशनल पार्टी बेसिकली एक सेकुलर, कॉम्प्रेस और जमहूरी पार्टी है जी। तो क्योंकि मेरी तरबियत ही ऐसी हुई है कि जब मेरे वालिद साहब नेशनल अवामी पार्टी में थे, जिसमें मौलाना बशानी थे, जिसमें गौस बख्श बुजंजो थे, जिसमें खैर बख्श मरी थे, जिसमें वली खान थे, ठीक है जी, ऐसे ऐसे लोग जो बड़े नामों वाले लोग, बड़े लीडरान थे जिन्होंने पाकिस्तान में अवाम के लिए
बड़ा नुमाया किरदार एक बड़ा नुमाया किरदार था। तो वो मजामती लोग थे, वो अवाम के बेहतरी के लिए काम करते थे। तो नेशनल पार्टी नैब का एक तसलसल है। जी। तो हम इसलिए मैंने नेशनल पार्टी को चॉइस किया, क्योंकि नेशनल पार्टी उसी नैब का तसलसल है जो भुट्टो दौर में जिसने मजामत की, जिसने ज़िया-उल-हक के खिलाफ मजामत जी। की, और आज हम भी अवाम के लिए, लोगों के लिए मजामत कर रहे हैं कि हाँ, लोगों को उनके सहूलियात दें, उनको बेहतर जिंदगी दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातों को पजीराई मिली है पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से। नेशनल पार्टी को आज तक पजीराई क्यों नहीं मिली? नेशनल पार्टी, क्योंकि नेशनल पार्टी का ज्यादा जोर है बलूचिस्तान में, जी। और दूसरा, जब नजरिया खत्म हो जाए ना, जी। उस वक्त लोग फिर मफादात के पीछे भागते हैं। जी। पाकिस्तान में नजरियाती सियासत तकरीबन खत्म हो चुकी है। बहुत कम लोग हैं जो नजरियाती सियासत करते हैं, और पंजाब में तो बिल्कुल उसका सफाया हो गया है। बहुत चंद लोग हैं जो छोटी मोटी पार्टियां बना के बैठे हुए हैं, जो नजरिए की सियासत करते हैं, जो लेफ्ट की सियासत करते हैं। तो नेशनल पार्टी, एक तो हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, दूसरा हम वो काम नहीं कर सकते जो काम अभी हुकूमत की इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टियां, जैसे पीपल पार्टी या मुस्लिम लीग नून हो गई, या मुस्लिम लीग काफ हो गई, या जमात इस्लामी हो गई, जैसे ये लोग कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। हम किसी के कंधे पे सवार होकर ना इक़्तिदार पे आते हैं, ना हम कोई मफाद लेते हैं। मालिक साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में बड़े इक़दाम उठाए, जो कि कुछ फलाब भी हुए और कुछ कामयाब भी हुए। रुकावटें कहाँ पेश आई जिसकी वजह से सूबा तरक्की से महरूम है? पहली तो बात यह है कि डॉक्टर साहब को पूरा टेन्योर नहीं दिया गया। डॉक्टर साहब को 2.5 साल दिए गए, ठीक है, वो भी मुस्लिम लीग नून के साथ इश्तराक के साथ उनको 2.5 साल की हुकूमत दी गई। डॉक्टर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बलूचिस्तान में जो मजामती लोग थे उनको, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनको पहाड़ों से उतारा, उनसे हथियार जो है वो डलवाए। डॉक्टर साहब ने वहां पे जो बहुत ज्यादा कत्ल गारत थी बलूचिस्तान में वो रखवाई। डॉक्टर साहब ने उनके साथ मुज़ाकरात किए। डॉक्टर साहब ने वहां यूनिवर्सिटियां बनाई, वहां पे कॉलेज बनाए। डॉक्टर साहब ने वहां पे मेडिकल कॉलेज बनाए। डॉक्टर साहब ने वहां पे स्कूल बनाए, बहुत सा काम किया। लेकिन बदकिस्मती के उसके बाद डॉक्टर साहब को 2.5 साल के बाद डॉक्टर साहब को हुकूमत से फारग कर दिया गया, और वहां पे मुस्लिम लीग नून के जो वहां पे उनका जिनके साथ वादा था उसको लेके आए, और उसने वो सारा जो डॉक्टर साहब का किया धरा था उसको बर्बाद कर दिया। और दोबारा वहां पे मजामत के साथ जो लोग थे, जो BLA के लोग थे, जैसे जो भी लोग थे, उन्होंने आके दोबारा उनको अपनी वो कार्रवाई शुरू नेशनल कर। पार्टी के तर्ज अमल पर तमाम सियासतदान सूबों की तरक्की और मुल्क की तरक्की के लिए एक पिच पर आकर अपनी खिदमत क्यों अंजाम नहीं देते? मैं आपका सवाल नहीं समझा। तमाम सियासतदान नेशनल पार्टी के तर्ज अमल पर एक पिच पर आकर मुल्क की तरक्की और सूबों की तरक्की के लिए अपनी खिदमत पेश क्यों नहीं करते? सर, बात यह है कि सियासतदान जो हैं वो हर पाकिस्तान में कितने ऐसे सियासतदान हैं जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सियासत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादातर सियासतदान जगीरदार, वडेरे, सरमायादार, खानदानी मरूसी लोग, वो 80 साल से वही लोग जो इंडिया से उठ के या यहाँ पे बैठे सरदार थे, वडेरे थे, वो वही लोग सियासत में हैं। उनके पास पैसा है, क्योंकि पाकिस्तान में सियासत करने के लिए पैसे की बहुत जरूरत है। यहाँ पे पैसा जिसके पास नहीं, जिसके पास बड़ी गाड़ी नहीं, लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो जो लोग खानदानी सियासत कर रहे हैं, उस पहले दादा था, फिर बेटा आ गया, उसके बाद पोता आ गया, वो पाकिस्तान के लिए सियासत नहीं कर रहे, वो तो अपनी चुदराहट के लिए सियासत कर रहे हैं। तो उनको किसी पेज पे इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, वो तो अपनी अपनी जरूरत के लिए सियासत करें ताकि हमारा यहाँ पे गलबा रहे, बस। पाकिस्तान के 5 सूबे तमाम अजबियात से माला माल हैं। पाकिस्तान के सियासतदान नेशनल पार्टी के अलावा उसको ऑब्लाइज क्यों नहीं करते जिसकी वजह से मुल्क तरक्की करे? सर, पाकिस्तान में जो कुदरती जो जो है, जिसे आप कहते हैं मादनियात, उससे बिल्कुल मालामाल है। जी बिल्कुल। लेकिन पहली बात यह है कि हमारी इस तरफ तवज्जो ही नहीं है।
दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इतना सरमाया ही नहीं है। तीसरी बात यह है कि इनको इजाजत नहीं है, ये अपने आका IMF से पूछ के, ये अमेरिका से पूछ के ये सारा कुछ कर सकते हैं। उनकी तरफ से अगर इनको इजाजत होगी तो ये कुछ करेंगे, वरना आज ईरान पे ऊपर से पाबंदियां उठा ली गई हैं। ईरान के ऊपर से तेल गैस जो भी उन्होंने तिजारत करनी थी उसकी पाबंदियां उठा ली। आज तक अभी तक हम उनसे वादा नहीं कर सके कि हमें कोई तेल गैस दें। अगर वो हमारे साथ हमें तेल गैस दें तो हमें बहुत सस्ता तेल और गैस और तेल मिले और हमारी भी, हम भी खुशहाल हो। बलूचिस्तान मादनियात से माला माला है, लेकिन बदकिस्मती से हम वहां से कुछ नहीं निकाल रहे, ना हम निकाल सकते हैं। हमने रैकोडिक की जो एक माइन थी वो भी उठा के हमने उनको दे दी गोरों को, और जो बाकी भी वहां पे मादनियात हैं हम उनसे फायदा नहीं उठा रहे। इनको जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी अपनी जाती जरूरियात पूरी हो रही है। सर, नेशनल पार्टी जो है हमेशा माजी से लेकर मौजूदा वक्त तक लेफ्ट पर नजर आई, राइट पर ना आ सकी, क्यों? बात यह कि जो लेफ्ट और राइट की आप बात कर रहे हैं ना, जो बंदा मज़ाहमत की सियासत करता है, जो अपने मफादात की ना करता, उसको ये हम लेफ्ट का कहते हैं। जो बंदा अपने मफाद की सियासत करता है या वो अपने लिए माल बनाता है, वो राइट का करता है, इसलिए हम इसको लेफ्ट कहते हैं। क्योंकि नेशनल पार्टी में तमाम लोग जो हैं वो सारे जद्दोजहद करने वाले लोग हैं, और हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान की इस रियासत की, इसमें बसने वाले वादतों की, सूबों की, इसमें बसने वाली कौमों की कोई ना कोई भलाई हो जाए। और जब हम उसके लिए जद्दोजहद करते हैं तो वो लोग हमें पीछे धकेलते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। नेशनल पार्टी की जो मंशूरात हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है पार्लियामेंट में भी, और उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, वजूहत क्या है? सर ऐसा है कि जब पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं ना जी, ठीक है, उस वक्त हमें किसी ना किसी तरीके से हमसे इलेक्शन चुरा लिया जाता है। बलूचिस्तान में हम बड़ी अच्छी एक्सपीरियंस से जीते हैं, हमारे पास अवाम भी हमारी सपोर्ट करती है। बलूचिस्तान में हमारे पास वहां पे उम्मीदवार भी अच्छे हैं, लेकिन हमारी जीती हुई सीटें हमसे छीन ली जाती हैं। जैसे इस दफा भी हमारी सूबाई असम्बली की 6 से 7 सीटें हमारी जीती हुई, फार्म 45 से हम जीते हुए हैं, फार्म 47 में हम हार गए। इसी तरह कौमी असम्बली की सीटें हमसे छीन ली जाती हैं। जब तक हमें असम्बलियों में बोलने का, आने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक हम अपनी बात नहीं कर सकते, हम अवाम की बात ही नहीं कर सकते। क्या नेशनल पार्टी में भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं? नेशनल पार्टी में तहफ़्फ़ुज़ात, किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात? वकला में, सियासतदानों में और तमाम जो अकाबरीन है उनमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं? नहीं, हम में कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। हम अपने लिए काम, अपनी कौम के लिए, अपने काज के लिए काम करते हैं, ठीक है। हम में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के लिए, हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। बाकी हमें इन सियासतदानों से बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये हमारे लिए नहीं, ये बेसिकली अपनी जात के लिए आके, अपने लिए आके हम पे मुसल्लत के कर दिए गए हैं। ये हम समझते हैं कि इनको हर दफा पाकिस्तान पे मुसल्लत किया जाता है। कोई भी ये यहाँ पे जीत के या अवाम की अक्सरियत से नहीं आता। अब भी ये जो हुकूमत अब मौजूद है, ये भी हम पे मुसल्लत करदा हुकूमत है। कतन ये वोटों से नहीं आई, ये फार्म 47 की हुकूमत है, ये मुसल्लत करदा हुकूमत है, और हम पर ये मुसल्लत करके ये हमारे ऊपर सवारी कर रहे हैं। मुल्क में सरमायादारी निजाम को कैसे खत्म किया जाए? सरमायादारी निजाम चूंकि पूरी दुनिया में चल रहा है, तो सरमायादार निजाम जो है उसको कम तो किया जा सकता है, लेकिन खत्म उसको नहीं किया जा सकता। सरमाया, क्योंकि सरमाए के बगैर कोई चीज नहीं चलती। या तो आप दुनिया में एक निजाम सोशलिज्म है, कम्युनिज्म और सरमायादारी, या तो आप एक मुल्क में मुकम्मल तौर पे सोशलिज्म कम्युनिज्म ले आए, तो या फिर उसको आप, उसकी एक दरमियानी शक्ल होती है, या आप उसमें उसको कन्वर्ट कर लें। लेकिन सरमायादारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग, सरमायादारों और जागीरदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग मुसल्लत किए जाते हैं, और इन्हीं के लिए जब भी कोई पाकिस्तान पे या रियासत पे कोई मुसीबत आती है तो उसमें सरमायादार को ही फायदा होता है, उसकी चीजें बिकती हैं। तो सर इन काली बेड़ियों को कैसे बाहर निकाला जाए?
इनको सबसे पहली बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस दी जाए, अवाम को पता चले, अवाम को एजुकेट किया जाए कि ये लोग हमारे हुक्मरान बने बैठे हैं, ये हमारे लिए नहीं, ये अपनी जात के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए हम पे मुसल्लत है। लोगों को नजरिया दिया जाए, लोग नजरियाती हों, फिर इस मुल्क में एक बेहतरीन और अच्छे तरीके से एक साफ सुथरे इलेक्शन करवाए जाएं, और उन इलेक्शन में, उन इंतखाबात में जो लोग जीत के हैं उनको हुकूमत दी जाए और उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो आके मुल्क का निजाम ठीक करे। पाकिस्तान की आवाम बाशऊर, तालीमी याफ्ता, मगर बदकिस्मती ये कि उनमें इत्तेफाक, इत्तेहाद, इस्मात नजर नहीं आता, जिसकी वजह से 45 और 47 की करारदादें चलती रहती हैं। बाशऊर कैसे बनाया जाए पाकिस्तान की आवाम को? सर ऐसे है कि किसी भी कौम को बाशऊर बनाने के लिए उसको तालीम की बहुत जरूरत है। जब तक लोगों को तालीम नहीं दी जाएगी, जब तक लोगों को पढ़ाया नहीं जाएगा, उनको आप कैसे बाशऊर कर सकते हैं? पाकिस्तानी कौम बिल्कुल जो पढ़े लिखे भी हैं उनके पास भी ये शऊर नहीं है कि हम कैसे अपने लिए कोई नुमाइंदे मुंतखब करें। वो भी उन लोगों को, उन मरूसी लोगों को, उन करप्ट लोगों को अपने ऊपर खुद मुसल्लत कर लेते हैं, उनको खुद वोट दे के। आपने कभी देखा है कि कोई गरीब आदमी, कोई मजदूर, कोई रेहड़ी वाला यहाँ पे कभी इस मुल्क में कभी किसी असेंबली का मेंबर बन गया हो? लोग खुद अपने लिए मुसीबतें, खुद अपने लिए लोग पसंद करते हैं कि जो लोग बंदा बड़ी गाड़ी पे आए, उसके पास बड़ा बंगला हो। तो लोगों को शऊर देने के लिए उनको एक नजरिया देना पड़ेगा। तो वो नजरिया क्या है? नजरिया वो ये होगा कि आप लोग ने एक सियासी नजरिया अपनाना है, ना कि आप लोगों ने किसी अमीर को, किसी जगीरदार को, किसी सरमायादार को वोट दे के आपने उन लोगों को मुसल्लत करना है, आपने उन लोगों को अपने लिए मुंतखब करना है जो आपकी भलाई सोचें, जो आपके मसाइल को समझे। कभी आपके ऊपर हुकूमत की तरफ से प्रेशर आया कि जी आप नेशनल पार्टी से इस्तीफा दें? नहीं, मेरी तरफ से मुझे कभी कोई हुकूमत की तरफ से प्रेशर नहीं आया जी कि आप नेशनल पार्टी से इस्तीफा दें। हुकूमत ने मुझे कभी, मेरे पास ऐसा बड़ा कोई ओहदा भी नहीं है, ना मैं कोई इतना बड़ा सियासतदान हूँ। लेकिन सियासतदान तो है सर, बस थोड़े बहुत हूँ बस। और पाकिस्तान की मुआशी मसाइल आपकी नजर में टैक्स कलेक्शन है या बढ़ती हुई महंगाई? सर पाकिस्तान की असल जो माशी मसाइल है ना, वो पहली बात तो यह है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है जी। ठीक है, हमारे वहाँ टूरिज्म नहीं है, क्योंकि टूरिज्म के लिए हमारे पास वो माहौल नहीं है। और उसके लिए सबसे बड़ी बात, सबसे जो बुरी बात है, वो यहाँ पे दहशतगर्दी है, लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ है। ठीक है, लेकिन टैक्स आप कितना इकट्ठा कर लेंगे? टैक्स आप, ये वाहिद मुल्क है जहां पे गरीब कमाता है और अमीर खाता है। बिल्कुल, गरीब से टैक्स लिया जाता है और अमीर उसको, हुकूमत में बैठे लोग, असेंबली में बैठे लोग उसके पैसे से अय्याशियां कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में असल मसला ये है कि यहाँ पे निजाम ठीक किया जाए। जब तक निजाम ठीक नहीं होगा, टैक्स कलेक्शन कर ले या कुछ भी कर ले, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। बढ़ती हुई महंगाई, IMF की कड़ी शराइ, हुकूमत से वक्त अपने खर्चात में कमी क्यों नहीं करती? सर ऐसे है कि अपने अखराजात में कमी तो कोई तब लाएगा ना अगर वो किसी नजरिए के तहत, किसी सियासी सोच के तहत वो इक़्तिदार में आया होगा। जब लोग सिर्फ अपनी चदराहट के लिए सियासत में आएंगे, उनको वो पाकिस्तानी कौम के लिए या अवाम के लिए उनकी फिक्र उनको बिल्कुल नहीं होगी, उनका ये मसला ही नहीं होगा कि इनको हमने तरक्की देनी है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपने अखराजात में कमी करें? वो तो आते ही अशिया करने के लिए। जो लोग अयाशी करने के लिए आते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है कि वो अपने लिए कोई कमी करके तो अवाम के लिए कोई भलाई करे? तो इसलिए कोई 12 जून 2026 को जो वफाकी बजट पेश किया गया है, क्या आपकी नजर में IMF की तर्ज अमल पर पेश किया गया? असल में हम, क्योंकि हमारा मुल्क चल ही IMF की वजह से रहा है या उसकी मदद से चल रहा है,
और वो हमने अपने ऊपर खुद मुसल्लत उनको मुसल्लत किया है, किया है, हमने जी। अपने हालात ऐसे कर लिए हैं। बाकी जो जो बजट है वो एक तो सरमायादारों का बजट है, जी दूसरा आईएमएफ जो है वो बिल्कुल हमें हमारे ऊपर उसकी एक बंदूक उसने तानी हुई है कि जो मैं हम कहेंगे जी आप लोगों ने वही करना है। हम तो आईएमएफ के बगैर किसी मुल्क दूसरे मुल्क के साथ कोई माहदा भी नहीं कर सकते, तो आईएमएफ के बगैर कैसे हम बजट पेश कर सकते हैं। हुक्मरां, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान मुल्क की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम क्यों पैदा नहीं करते सर? हुक्मरान अगर अवाम से आए हों, अवाम ने मुंतखब किए हों, तो वो अवाम की तरक्की के लिए बिल्कुल इकदाम करते हैं। जी अगर हुक्मरान अवाम में से नहीं होंगे, अवाम की तरफ से मुंतखब करदा नहीं हुए, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है वो अवाम के लिए, वो तो कहीं और से लाए गए हैं। हुक्मरान कतन अवाम में से नहीं है, मौजूदा हुक्मरान किसी सूरत अवाम में से नहीं है, ना पिछला कोई था ना मौजूदा है। ये सब हम पे मुसल्लत किए गए, इनको जरूरत ही नहीं है कि अवाम की भलाई के लिए काम करें। ये किसकी तरफ से मुसल्लत किए गए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या आईएमएफ की तरफ से? हर बात यह है कि ये आईएमएफ को तो जरूरत ही नहीं है किसी को मुसल्लत करने की। आईएमएफ तो एक ऐसा अदारा है जो साम्राज्य समझे कि साम्राज्य की एक कंपनी है जी जो साम्राज्य की तरफ से मुसल्लत करदा एक कंपनी है। तो ये सारे को अवामल मिलके, और एस्टेब्लिशमेंट भी अपने काम करती है, एस्टेब्लिशमेंट में भी अपने लिए लोग पैदा करने होते हैं, तो ये तकरीबन इनका एक मजमुआ होता है। बढ़ती हुई महंगाई और कर्जेदार को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत कर्जों से जान क्यों नहीं छुड़ाती सर? हुकूमत को कर्जों से जान छुड़वाने की जरूरत ही नहीं है। हुकूमत ने कौन सा खुद अपनी जेब से कर्जे देने हैं, कर्जे तो लोगों ने देने हैं। महंगाई कर्जों की वजह से अवाम पे आनी है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी है वो कर्जों से जान छुड़ाए, वो छुड़वाना ही नहीं चाहते। पाक अमरीका ताल्लुकात, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को जो इज्जत और मुकाम मिला है इससे सफारती ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे? पाकिस्तान को जो इस जंग में जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, जी अगर उसको हकीकत से देखा जाए तो हम एक बहुत छोटी सी रियासत है, एक कमजोर सी रियासत है जो अमेरिका की कॉलोनी के तौर पर काम कर रहे हैं। जी तो मैं नहीं समझता कि इससे पाकिस्तान को कोई अमेरिका में बहुत बड़ा मुकाम मिलेगा, या वो हमारे ऊपर अपनी सारी मेहरबानियां निछावर कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाक चीन माशी ताउन, चीन पाकिस्तान का पक्का दोस्त, सिर्फ एक मनसूबा सामने सबकी पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। पाकिस्तान चीन से कर्ज लेना चाहता है, क्या आप समझते हैं चीन पाकिस्तान को नए कर्ज आसान शराइत पे पेश करेगा? ऐसे है कि चीन पाकिस्तान का, क्योंकि चीन एक सोशलिस्ट कंट्री है जी और वहां पे सोशलिज्म और सरमायादाराना निजाम दोनों आजकल मिलकर चल रहे हैं। जी वहां पे सरमायादाराना निजाम भी है और सोशलिज्म भी है, उन्होंने एक मजमुआ बना दिया। पहले वहां पे मुकम्मल तौर पे सोशलिज्म था, लेकिन आस्ता आस्ता उन्होंने सरमायादाराना निजाम को भी अपने अंदर करना शुरू कर दिया अपने लोगों में, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं। मैं खुद कई दफा चीन गया हूं। और सीपैक जो है, हर मुल्क की अपनी अपने मफादात होती है। बिल्कुल सीपैक, क्योंकि चाइना को पूरी बहुत लंबा चक्कर लगा के समुंदर से फिर दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है, तो उसके लिए तो बड़ी अच्छा है कि अगर वो ये सीपैक चल जाए, उसको ग्वादर इतनी दुनिया की बेहतरीन पोर्ट जो गर्म पानियों की एक गहरी पोर्ट है, कुदरती गहरी है, वो मिल जाए। बाकी चीन के सब, चीन अगर हमें कर्ज देने की बजाय अगर वो हमें सपोर्ट करे, चीन हमें अगर इंडस्ट्री दे, हमारे लोगों को रोजगार दे, तो ये ज्यादा बेहतर है कि वो हमें कर्जा दे के हमें और ज्यादा अपना नीचे लगा ले। मुल्क में तवानाई बहरान, सनती यूनिट तबाह, रियल एस्टेट को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों? सनत होगी तो कारोबार चलेगा, रोजगार पैदा होंगे। ऐसे है कि पाकिस्तान जब से बना है ना, उसके बाद से पहली बात है कि नई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश ही नहीं की गई, और जिन लोगों ने इंडस्ट्री लगाई है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया। ठीक है, भुट्टो साहब ने जब ऐलान किया कि वो जो जरी इस्तेलाहात करेंगे, वो जमीनें जो जगीरें छीन लेंगे,
और मिलें जो है वो लोगों से लेके उनको सरमायादारों से मिले वापस ले लेंगे, वो उसको हुकूमत को दे देंगे। तो एक तो उससे बड़ा हमें जबरदस्त नुकसान, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ कि जमीनें और जगीरें तो भुट्टो साहब ने लोगों से या जगीरदारों से नहीं छीनी, लेकिन मिलें छीन ली। मिलें छीनने का नुकसान ये हुआ कि लोगों ने इंडस्ट्री की तरफ उनका रुझान कम हो गया। वो 20-25 साल इंडस्ट्री की बर्बादी हो गई। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान में सरमाया ये मिल ऑनर है या छोटी इंडस्ट्री है या घरेलू इंडस्ट्री, उसको लगाने की कोशिश ही नहीं की जाती। लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे, लोगों को आटे के ठेलों पे, लोगों को छोटे मोटे मफादात पे, लोगों को बेसिकली फकीर बनाया जा रहा है, मेहनत कश नहीं बनाया जा रहा है। तो इंडस्ट्री का ना होना सबसे बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, ना लगाई जा रही है, ना कोई देखता है ना सोचता है। सर, क्या सुबह मुल्क की मैशत की तरक्की के लिए कोई नूर का किरदार अदा कर सकते हैं? सूबे बजाते खुद तो कोई किरदार नहीं अदा कर सकते जब तक हुकूमतें मिलके इस पे कोई प्लान तैयार ना करें। सूबों के पास, जैसे बलूचिस्तान के पास बहुत ज्यादा कुदरती मादनियात हैं, लेकिन उनके पास ना तो वो सरमाया है कि वो उसको निकाल सके, ना उसके पास कोई इख्तियार है। और वहां बदअमनी इतनी ज्यादा है कि हम बयान ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि वहां पे हालात क्या है। तो सूबे जैसे खैबर पख्तून है, वहां पे बहुत ज्यादा मादनियात हैं, जैसे वहां पे लिथियम वहां पे निकलता है। इसी तरह बलूचिस्तान में, पंजाब में बहुत से मादनियात हैं। लेकिन सूबे कर सकते हैं अगर यूनिटी के साथ किया जाए, कोई हुक्मरान ऐसा आ जाए जो हमें इकट्ठा करे, जो हमें कहे कि भाई आओ बैठ के इस मुल्क को सीधा करें। सर, क्या आप हुकूमत वक्त की खिदमत से मुतमईन हैं? हुकूमत वक्त जो है वो हम बिल्कुल उससे मुतमिन नहीं है। हुकूमत वक्त अपने जिस एजेंडे पे आई है वो उस पर काम कर रही है। उनका एजेंडा क्या है कि वो उन्होंने बस हुकूमत करनी है, अयाशियां करनी है। जैसे हमारी बीबी मरियम नवाज साहबा ने हमें कोई इंडस्ट्री देने की बजाय, हमें कोई हमारे मुल्क में कोई बिजली फ्री देने की बजाय उन्होंने 12 अरब रुपए का जहाज खरीद लिया। उससे मुल्क को क्या फायदा होगा? इसी तरह वजीर आजम साहब है, वो तकरीरों में और बाहर जाके लोगों में तो बहुत बहुत बड़े भाषण देते हैं, लेकिन अमली तौर पे अवाम मजीद पिस रही है। हम बिल्कुल, हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ना इन्होंने कुछ करना है। ये मौजूदा जो हुकूमत है ये एक कागजी हुकूमत है, ये 47 की पैदावार है, ये बिल्कुल 47 की पैदावार है। ये बिल्कुल अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत नहीं है, इनको मुसल्लत किया गया है, ये मुसल्लत करदा हुकूमत है। और ये कभी भी अवाम की भलाई के लिए या अवाम की खुशहाली के लिए काम नहीं करेंगे। आपकी नजर में अवाम और मुल्क कैसे तरक्की करे? सर, जब तक अवाम तरक्की, तब जब अवाम तरक्की करती है इसका मतलब मुल्क तरक्की कर रहा है। ठीक है, तो अवाम तो मजीद पिस रही है। अवाम के पास देखे, सबसे पहली बात है यहाँ पे इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो। हमारी बीबियां, हमारी बहनें वो लाइनों में लाके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 4-5 हजार रुपया ना लेती हो, वो अपने घर में बैठ के या अपने गांव में बैठ के किसी छोटी इंडस्ट्री में या अपने घर में बैठ के काम कर रही हो, जिसको वो बना के दे, वो कोई रेडीमेड सूट बनाए, वो बच्चों के लिए कुछ चीजें बनाए, या कोई छोटी इंडस्ट्री हो, उससे तरक्की होगी। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से या ज़कात के ठेलों से या मुहर्रम या ये क्या से कहते हैं, रोजों के दौरान, ईद के दौरान लोगों को मदद देने की बजाय लोगों को खुद हुनर देना चाहिए, लोग खुद कफील हों। बिल्कुल ऐसा है कि अवाम तरक्की कर नहीं सकती जब तक हुकूमत उनके ऊपर हाथ नहीं रखती। सर, क्या आपको रोशन पाकिस्तान नजर आता? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। ठीक है, अगर खुदा करे कोई ऐसा निजाम सिस्टम, कोई बंदा ऐसा या कोई सिस्टम ऐसा आ जाए जिससे हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। सर, कश्मीर पे बात करते हैं। 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर का यौम शादी। कश्मीरी अवाम अपने हकूक से महरूम, आज़ादी के मुंतजर हैं। आपके तजर्बात की रोशनी में मसला कश्मीर का हल क्या है? देखिए, आप कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? मकबूजा कश्मीर। मकबूजा कश्मीर में असल में ना, जो जब से ये मोदी सरकार आई है ना इंडिया पे, ये भी
एक समझ लें कि ये भी पैदावार है। ये बेसिकली ये जिसे कहते हैं ना मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं। जी तो इनको चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उनको जैसे वो चाहते हैं, क्योंकि कश्मीर तो एक अलग रियासत थी पाकिस्तान बनने से पहले, तो कश्मीरियों ने तो पाकिस्तान के हक में फैसला दिया था, बाकी जो कश्मीर बच गया जी उस पर इन्होंने कब्जा कर लिया जी इंडिया ने। तो उनको चाहिए कि वो उनको आजादी दें, उनके उनके जो उनकी सोच है, जो उनकी जद्दोजहद, उसके मुताबिक फैसला करें। कश्मीरी मुजाहिदीन की बेतहाशा कुर्बानियां, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश तमाशाई, सफारती ताल्लुकात नजर नहीं आते, हल क्या है? कश्मीर का जो हल है वो, अगर पूरी दुनिया में आप देखें, कौम मुत्तहिदा ने अभी तक उस करारदाद पे नेहरू ने पेश की। कोई काम नहीं किया, ना उसको करने की जरूरत है। तो क्योंकि इंडिया एक बड़ी ताकत है, तो दुनिया में बहुत से ऐसे मुमालिक हैं जहाँ पे, जैसे फलस्तीन है जी जिसको आज भी उन लोगों को, जैसे लबनान है, जी तो इसी तरह कश्मीर में भी हमें तो कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रही। मोदी सरकार का अंधा कानून, कश्मीरी लीडर यासीन मलिक जिंदगी और मौत कश्मीर कश्मीर जेल में कैद है। मिसाल मलिक इंसाफ की फराहमी के हवाले से मुल्क की 1153 बार में अपनी खिदमत पेश कर रही है। आप क्या समझते हैं कि मिसाल मलिक की काविशें रंग लाएंगी? तो ये रंग लाने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मिसाल मलिक की जो काविश है वो बड़ी जबरदस्त जिद्दोजहद है। जी ठीक है, यासीन मलिक जो अभी जेल में है जी और वो बीमारी की हालत में जेल में है, उनकी जद्दोजहद है, तो कश्मीरियों को उनकी जद्दोजहद का सिला जरूर मिलेगा। जी और मिसाल मलिक को हम सलाम पेश करते हैं कि वो जैसे भी जद्दोजहद कर रही हैं, जिस हालात में भी कर रही हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की बात करते हैं। आम इंतखाबात से कबल रावला कोर्ट के सानिए पूरी दुनिया के सामने मौजूद है। एक्शन कमेटी के मुतालबात सामने आए कि 12 सीटें पाकिस्तान से खत्म की जाएं। आप क्या समझते हैं कि एक्शन कमेटी के मुतालबात जायज है नाजायज है? देखिए, जो 12 सीटें इन्होंने गढ़ के रखी हुई है ना पंजाब पाकिस्तान में, जो कुछ कराची में है, कुछ सियालकोट में है, कुछ यहाँ हमारे शहर में भी, चीचावतरी में, कुछ गांव में, एक दो गांव में वोट पड़ते हैं, ये इनका एक स्टंट है वहां पे हुकूमत बनाने के लिए। ये 12 सीटें जो है वो उनका बिल्कुल ठीक मुतालबा है कि ये 12 सीटें खत्म की जाएं, ताकि पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं उनका जो तरीकाकार है कि वहां पे हुकूमत अपनी मर्जी से बना ली है, ये 12 सीटें अपनी मर्जी से जैसे मर्जी वो जिसको मर्जी जितवा लें। तो मैं समझता हूँ कि उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है कि वो 12 सीटें ये खत्म करें, और जो लोग कश्मीर से जीते हैं, आजाद कश्मीर से, उनको हुकूमत दी जाए। तो रावला कोर्ट के जो लोग हैं उनका मुतालबा बिल्कुल ठीक है। कश्मीर न्यूज चैनल की सालगिरह 1 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस इबादुर रहमान लोधी साहब फरमा रहे हैं और मेहमान खसूसी वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल ख्वाजा केसर भट्ट साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? असल में कश्मीरी अवाम हमेशा से जद्दोजहद करने वाली कौम है, तो हमारा कश्मीरी अवाम के लिए मेरा तो यही पैगाम है कि वो एक तो कश्मीर जो है उसको, कश्मीरियों पे हुकूमत जो है उन कश्मीरियों के अंदर से कश्मीरियों की मर्जी से होनी चाहिए, ना कि उसमें पाकिस्तान जो जिन्होंने मतलब कि जो हम जिसके अंडर है कश्मीर, तो उसकी बहुत ज्यादा मुदाखलत हो। हम अपनी मर्जी से, हमें बिल्कुल हुकूमत नहीं बनानी चाहिए, तो कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक हुकूमत बनानी चाहिए। और कश्मीर बिल्कुल पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान के वो हमदर्द भी हैं, तो मेरा उनके लिए बड़ा एक अच्छा पैगाम है कि वो अपनी हुकूमत अपने में से मुंतखब करें। आपकी नजर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? देखें, ये दो किस्म के ये इसमें तजाद है जी। कुछ कश्मीरी जो है वो, ज्यादातर कश्मीरी जो वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो अगर उसमें उनमें से कुछ अगर चाहते भी होंगे कि कश्मीर बने खुद मुख्तार, तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर खुद मुख्तारी जो है वो, अगर दोनों कश्मीर आपस में मिल जाएं तो फिर उन पे कोई गौर किया जा सकता है वो कश्मीरी क्या चाहते हैं। बाकी जो कश्मीरी चाहते हैं, हमें चाहिए कौम के
जो अपने जज्बात हैं, जो अपने फैसले हैं, उस पर ज्यादा मुदाखलत करने की बजाय या उन पर मुसल्लत होने की बजाय उनके साथ मुशावरत के साथ चलना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि कश्मीर में इलाहाक होगा पाकिस्तान के साथ? कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ इलाहाक होगी या नहीं होगी? ये कश्मीरी अवाम की अपनी मर्जी है कि वो कश्मीर में वो पाकिस्तान के साथ, पहले तो इलाहाक तो पहले ही है पाकिस्तान के कश्मीर के साथ, तो मेरा ख्याल है कि अब भी वो कश्मीरी जो है, अगर उन पर जुल्म और शद्दत करेंगे तो जाहिर है वो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ एक तहरीक उठेगी या एक जज्बात उठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें मिल बैठ के उनके साथ ये मामला हल करने चाहिए। बाकी अगर कश्मीरी चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ इलाहाक करें तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए अच्छी बात, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद। बहुत